चलिए ठीक। तो आज के इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का क्लास हम लोग नाजिज्म पे पढ़ेंगे, यानी कि हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में मेन रूप से हम लोग को जो पढ़ना है वो पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ वाइमर रिपब्लिक, द राइज ऑफ हिटलर, the flow of Nazi around the world, the racial ideology and how it affected other countries, how the years of repression affected the Germany economy। तो एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिटलर का जीवन। 1945 का घटना है। एक लड़का रहता है जिसका नाम है हेलमट। वो काफी डरा हुआ है, 11 इयर्स ओल्ड बच्चा है वो। अब वो सोने जा रहा है। He was laying in bed when overheard his parent discussing something in serious tone। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो सीरियस टोन में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? His father, जो कि एक प्रोमिनेंट फिजिशियन है दिल्ली, और मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, लोग उनको जानते हैं। और उसकी माँ यानी कि दोनों जो हैं वो ये बातें कर रही है कि वेदर द टाइम हैड कम टू किल द इंटायर फैमिली, यानी कि वो समय आ गया है कि मुझे पूरे फैमिली को खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, और यदि वो उन्हें मतलब सुसाइड कर लेना चाहिए। सो हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, यानी बदले की बात वो कर रहे थे। कुछ ऐसा सेंटेंस लोगों में डिस्कस हो रहा था और लग रहा था वो कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डू टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज, मैंने हम लोगों ने जैसा ज्यूज के साथ किया है, यहूदियों के साथ जो हमने किया है, और ये लोग भी अब हमारे साथ भी वैसा ही करेंगे। तो इस तरीके की बातें डिस्कस यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके की बातें डिस्कस हो रही है, इसका मतलब इन लोगों ने जरूर कुछ गलत किया है, तब तो ये डर रहे हैं अपने आप को मरने से। यानी इनको लग रहा है कि उसका शासन आएगा तो इनको मार दिया जाएगा। बाद में अगले ही दिन ये एक घटना घटती है हेलमेट के जीवन में। एक पिकनिक पे वो लोग जाते हैं, मदर फादर हेलमेट, और रिटर्न होने बाद उसका फादर जो है अपने आप को ऑफिस में गोली मार लेते हैं। और वो जो ब्लडी यूनिफॉर्म के साथ उसके फादर का शव जो पड़ा हुआ था, लाश जो पड़ा हुआ था, उस लाश को देखकर हेलमेट काफी डर जाता है और वो उसे हमेशा याद रखता है। आने वाले कई सालों तक, लगभग 9 से 10 सालों तक इन चीजों को याद रखता है और वो घर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो घर गया तो घर में उसकी मौत हो जाएगी, उसकी माँ उसे जहर देकर मार देगी, क्योंकि उसने डिस्कशन करते सुना था कि हम लोगों को सुसाइड करना है। सो traumatized was he by the when he had overheard and what had happened that he reached by refusing to eat at home for the following 9 years। आगे आने वाले 9 सालों तक he was afraid that his mother might poison him, उसकी माँ उसको जहर दे देगी, ऐसा सोचते रहा। यद्यपि हेलमट may not have realized that is meant his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। वो उस समय शायद ये रियलाइज नहीं कर पाया था कि वो और उसके फादर जो थे वो एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे, नाजिज्म के सपोर्टर थे। और हम लोगों ने इन सारे चीज़ों से कुछ लोग वाकिफ भी होंगे हिटलर नाम से या नाजी नाम से, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे जिन्होंने आज अभी और आज सुन रहा है। जो लोग आज सुन रहे हैं इस बात को, वो भी इस बात को आगे धीरे धीरे समझ जाएंगे कि नाजी और हिटलर क्या है। तो you probably know of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition to conquering all of Europe। मतलब पूरे यूरोप को कन्कर करने का, पूरे यूरोप को जीतने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जर्मनी का एक शासक था जिसका नाम था हिटलर। और उसने बहुत सारे यहूदियों को, ज्यूज को
राष्ट्रवाद के नाम पे मार दिया था। जनरली आजकल के इलेक्शन में या आजकल के पॉलिटिकल फेनोमेनन जो होते रहते हैं, इसमें भी आप इस बातों को सुनते होंगे कि हिटलर और गोइबेल्स की चर्चा आजकल ज्यादातर चलते रहती है। तो इन सारी चर्चाओं को आप सुनते होंगे तो आपके मन में जरूर ऐसा लगता है कि आखिर हिटलर और ये गोइबेल्स था कौन। तो ये घटना है 1945 की। जर्मनी जो है वो एलाइज कंट्री के सामने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सरेंडर कर चुका था, और एलाइज कंट्री के डर से हिटलर जो है वो अपने आप को मार लिया था बर्लिन के एक बंकर में अप्रैल में, यानी कि उसने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लिया था। और उसका एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर यानी प्रचार मंत्री था गोइबेल्स, उसने भी सुसाइड कमिट कर लिया था। और इसके बाद जब उसने सुसाइड कमिट कर लिया तो बाकी जो लोग पकड़े गए थे उनके लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग में बनाई गई थी, जिसके ऊपर नाजी वार क्रिमिनल या क्राइम अगेंस्ट पीस का चार्ज लगाया गया था इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। और वार क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उनको दोषी ठहराया गया था, जिसमें से लगभग 11 लोगों को मौत की सजा दी गई, बाकी को जनरल जेल में रखा गया था। तो एक मोरल और इथिकल क्वेश्चन था, यानी कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड कंडेम्ड किया गया इसका, और उसके रिएक्शन में इसके ऊपर ये जो सजा की घोषणा की गई थी, ये सजा जो दिया गया था इस बार सिंबॉलिक था। तो क्या इससे पहले भी इस तरीके की सजा की घोषणा हुई थी? इस बार जब इतना बड़ा लगभग 2 लाख जिप्सी, 6 मिलियन लगभग ज्यूज, 1 मिलियन पॉलिश, 70,000 जर्मन, इतने सारे लोगों को जर्मनी में मारा गया था सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले। ये एक जीनोसाइडल था, नरसंहार था, बड़े पैमाने पे लोगों को मारा जा रहा था जर्मनी में। तो इतने ज्यादा बड़े पैमाने पे जो नरसंहार हो रहे थे, इस नरसंहार होने के बावजूद इस वार ट्रिब्यूनल में सबको सजा क्यों नहीं दी गई, कुछ ही लोगों को सजा क्यों मिली? तो इस जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में टोटल और हम लोग को जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एलाइज वर्ड आया है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक तरफ एलाइज कंट्री और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर। तो एलाइज कंट्री में कौन कौन से थे? तो ये यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के द्वारा लीड किया जा रहा था, बाद में इसको यूएसएसआर और यूएसए 1941 में ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक्सिस पावर, जिसको सेंट्रल पावर के नाम से भी जाना जाता है, जो जर्मनी, इटली और जापान का ग्रुप था। और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे थे ऑन द नेम ऑफ देयर सुपरमेसी, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये कहानी, ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं अभी नहीं शुरू होती है, ये घटनाएं शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। अभी जो हमने पढ़ा ये सेकेंड वर्ल्ड वार की घटना, लेकिन इस घटना का जड़ कहाँ था? सेकेंड वर्ल्ड वार का घटना का जड़ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ने से पहले जरा हम कुछ जान लेते हैं इस तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर, जो कि सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर था, जिसका जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। और अभी जो हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही 20 अप्रैल को इसका जन्मदिन आया था। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे लोगों को उसके जन्मदिन पे याद किया जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों को जिस तरीके से हम लोग याद करते हैं तो बुरे लोगों को भी याद करना जरूरी है। अगर हम राम को याद करते हैं तो रावण को भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि रावण ने जो गलती की उस गलती को हमें दोहराना नहीं। तो हिटलर इतिहास का सबसे खतरनाक नेता माने जाते थे, जिससे पूरा विश्व कांपता था उसके जमाने में। और हिटलर की वजह से एक मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हुआ था। लेकिन क्या हिटलर ही जिम्मेदार था इस युद्ध का? ये विषय वस्तु है हम लोगों को समझने का, हम लोगों को डिसाइड करने का।
तो ये दूसरा विश्व युद्ध था जिसके कारण हिटलर था। एक कारण हिटलर भी था कंटेम्प्रेरी समय में, अगर कहें तो तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज के रूप में हिटलर की एक्टिविटी देखी जाती है, लेकिन इसकी जड़ें जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में छिपी हुई थी। चलिए हिटलर के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। हिटलर ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन राजनेता तानाशाह था और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन वर्कर्स पार्टी का ये नेता था, जिसको हम लोग नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की थी, मगर हिटलर के पास उस समय इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस लड़की से अपनी प्यार का इजहार कर सके। तो हिटलर का जिंदगी का वह सबसे खुशी भरा दिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसने 1938 में टाइम मैगजीन में हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। और आधुनिक इतिहास में पहली बार हिटलर वह इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान चलाया था। तो कई सारे अच्छे कार्य भी उसने किए थे। महज 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दी और पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वहन करना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर हिटलर सेना में भर्ती हो गया और उसे सेना में 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हिटलर की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति ने इंसानों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, दुनिया जिसके नाम से डरती थी, वह हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी व्यक्ति था। इतना ही नहीं, उसे पशु क्रूरता के खिलाफ भी कानून बनाया था। सोचिए, इतना बड़ा नरसंहार कराया, लेकिन पशु क्रूरता के खिलाफ उसने कानून बनाया। उसके पिता ने 3 शादी की थी। पहली बार अपने से बहुत ज्यादा उम्र के और शादी की थी, दूसरी बार अपनी बेटी की उम्र से, और तीसरी शादी आखिर में हिटलर की माँ से की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों की 6 करोड़ लोगों ने जान गंवाई है। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, लेकिन 1907-8 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो वो पेंटर नहीं बन पाया। इसमें नहीं, उसमें आज भी हिटलर का जो मूछ रखने का स्टाइल है उसको टूथब्रश मूछ कहा जाता है। और दुनिया में खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर के साए में रहता था। आश्चर्य की बात है कि 1939 में जब एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया गया था, सोच लीजिए नोबेल की ऑथेंटिसिटी क्या है। 1939 में उसको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दिया गया था। अभी एक नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार अभी एक मिला है, आपको पता होगा, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, लड़की थी, नाम था उसका मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। हाँ, तो मलाला यूसुफजई के बारे में अगर आप पता करेंगे तो जिसके लिए उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, आज वो देखें तो उसके लिए वो काम नहीं करती। उसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था विमेन एजुकेशन के लिए, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज में कैसे विमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और आज अगर देखें उसकी एक्टिविटी में, तो कहीं वो पाकिस्तान की रहने वाली, लेकिन पाकिस्तान के विमेन एजुकेशन के बाद कहीं वो करती हुई नहीं दिखती। तो जो ये सब जो पुरस्कार जो होते हैं, वो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है ये भी हम लोग ही सोच सकते हैं। हमारे लिए कितना मायने कौन पुरस्कार रखता है। हिटलर का कहना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को काबू में करना चाहिए। सभी लोग ऐसा मानते हैं। 30 अप्रैल 19 में ऐसा माना जाता है कि जब रूसियों ने बर्लिन पे आक्रमण कर दिया, तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली और इसके साथ ही उसका जीवन जो है खत्म हो गया। तो ये इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो हिटलर के बारे में हमें जानना जरूरी था। तो अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। जर्मनी जब पहला वर्ल्ड वार हार चुका था 1914-1918, तो जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वार हारने के बाद, देखिए पहले वर्ल्ड वार में भी जर्मनी को दोषी ठहराया गया, तो जर्मनी के पहले वर्ल्ड वार में हार का सामना करने के बाद जो एलाइज कंट्रीज थी, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, उसने एक प्लान लाया
और उस प्लान के तहत जर्मनी में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का काम किया। और उस डेमोक्रेसी को जो इस्टेब्लिश करने का काम किया गया, जिसके जो मेंबर थे वो मेंबर एलाइज कंट्री के पसंद के थे। तो एलाइज कंट्री के जो ये लोग थे, पसंद के जो लोग थे, जर्मनी के ही लोग थे, और उनको मिलाकर एक संस्था बनाई गई जिसको वाइमर रिपब्लिक के नाम से जाना गया, क्योंकि ये जगह जो थी वाइमर नाम के जगह पे ये मीटिंग हुई थी और वहीं इस रिपब्लिक का शुरुआत हुआ, यानी इस रिपब्लिक का इनिशिएटिव लिया गया। तो जितने भी लोग थे, ऑल ज्वाइंड द वार इंथ्यूजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम द क्विक विक्ट्री। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो सभी लोगों को लगा था कि चलो युद्ध में शामिल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही और जल्दी ही विजय मिल जाएगी। लेकिन देखने को मिला कि जब युद्ध शुरू हुआ तो आगे आने वाले समय में मैक्सिमम जो लोग थे वो उससे उलझते चले गए और पूरे यूरोप का जो इकोनॉमी था वो ड्रेन आउट होने लगा, रिसोर्सेज जो था वो इसमें ड्रेन आउट होने लगा। तो सब लोगों की चिंता हुई और अंततः एक एंड पे आए और जर्मनी जो था उसको वार के रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, यानी कि वार का दोषी माना गया उसको, कि यही जो है इसी के कारण पूरा ये युद्ध हुआ है। जबकि इच्छा सबकी थी, सब लोग युद्ध करना चाह रहे थे, सब लोग नए टेरिटरीज को जीतना चाह रहे थे। हाँ, शुरुआत हुई थी कब? जब जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम के कुछ हिस्से को इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये जो घटना है, ये जो युद्ध का अंत कब होता है, तो एलाइज कंट्रीज के साथ 1917 में यूनाइटेड स्टेट की एंट्री होती है। और देन जब यूनाइटेड स्टेट एंट्री करता है तो जर्मनी के पक्ष में जो सेंट्रल पावर होता है वो हार जाता है यूनाइटेड स्टेट के एक्टिविटी के कारण। जब ये फाइनलाइज हो जाता है कि सेंट्रल पावर हार चुकी है तो एक नेशनल असेंबली मिलता है वाइमर में। वाइमर क्या है? एक जगह का नाम। और वहाँ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की प्रयास की जाती है। डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और इसीलिए इस जगह को हम इस डेमोक्रेसी को जो इस्टेब्लिश किया गया उसको वाइमर रिपब्लिक भी कहते हैं। सो द रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली। ये इसमें जो संख्या बल थी वो जर्मनी की संख्या बल ज्यादा नहीं थी। बिकॉज ऑफ द टर्म इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्योंकि अगर देखें तो ये एक बाई फोर्स इनको ये सिस्टम थोपा गया था इनके ऊपर कि आपको ये सिस्टम मानना होगा। सो जो बहुत सारे जो जर्मन्स थे वो जर्मन का मानना था कि वाइमर रिपब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ हार के लिए नहीं बल्कि उस समय एक ट्रीटी हुआ था जिसको वारसाई की ट्रीटी कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वार्सलेज। उसके अपमान, वो एक अपमानजनक संधि था किसके लिए? जर्मनी के लिए, जिसमें जर्मनी को दोषी ठहराया गया था और कई भारी मात्रा में कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए उसको तैयार किया गया था। तो इसके लिए वाइमर रिपब्लिक को कई सारे जर्मन से रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि उसने ही ये कार्य किया है और ये जो वाइमर रिपब्लिक है, इस वाइमर रिपब्लिक के कारण ही जर्मनी आज जो इतना ज्यादा कष्ट झेल रहा है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आइडिया ये जो आया था वो वाइमर रिपब्लिक का, ये एलाइज कंट्री का आइडिया था और एलाइज कंट्री ने वाइमर रिपब्लिक बना के जर्मनी को एक तरीके से क्या किया कि अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया। लेकिन आने वाले समय में जो जर्मनी के लोग थे इस चीज को भूल नहीं पाए थे। ये वारसाई की जो ट्रीटी हुई थी 1919 में हुई थी और वारसाई की जो ट्रीटी थी वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी थी। कहा तो गया था कि ये शांति समझौता था लेकिन ये एक तरफा समझौता था, क्योंकि इसके तहत जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जर्मनी जो था वो अपने कई सारे ओवरसीज कॉलोनी को लॉस कर चुका था, जिसके कारण इसकी पॉपुलेशन घट गई और 30% ऑफ टेरिटरी जो था वो लॉस में चला गया। 75% जो था इसका आयरन और 26% ऑफ इट्स कोल, जिस फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क
और लिथुआनिया को दे दिया गया। एलाइज पावर ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया कि कभी फिर ये दोबारा आर्मी का गठन न करे और फिर दोबारा इस तरीके का युद्ध के लिए तैयार न हो जाए। वार गिल्ट क्लॉज के तहत जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया वार के लिए, और जितने भी डैमेज हुए थे एलाइज कंट्रीज को, उसके लिए इन पे बाई फोर्सली कंपनसेशन अमाउंट लगाया गया 6 बिलियन यूरो का, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार तो ये दे नहीं सकता था, तो इन लोगों ने क्या किया कि उस पर इंस्टॉलमेंट बांध दिया कि आपको इतना इतना साल पर ईयर आपको इतना रुपया देना होगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर उस हिसाब से ये पे करते रहता तो 150 साल तक भी ये पे करता। 1919 की बात कर रहे हैं, 1919 के बाद 150 साल तक भी पे करता ये, तो इसका कंपनसेशन अमाउंट खत्म नहीं होता। सो द एलाइज आर्मी ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर द मच ऑफ द 1920। राइनलैंड जो काफी रिच एरिया था रिसोर्सेज के रूप में, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। मतलब एक कहते हैं ना, खाली डब्बे के रूप में जर्मनी को छोड़ दिया था, जो दिखने में तो लगता था कि हाँ ये एक स्टेट है, एक कंट्री है, लेकिन वो एक स्टेट एक कंट्री के रूप में कार्य नहीं कर रहा था। सो द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन। तो जो वाइमर रिपब्लिक था, वो वाइमर रिपब्लिक वार ह्यूमिलिएशन का एक बर्डन ढो रहा था, है ना। तो इस वार का जो मेन इफेक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार का, वो सबसे ज्यादा किस पे बुरा प्रभाव पड़ा? जर्मनी। जर्मन जो थे, कुछ लोग एलाइज कंट्री को रिस्पॉन्सिबल मानते थे, कुछ लोग जो थे वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वाइमर रिपब्लिक नहीं होता तो शायद इस वर्साई की ट्रीटी पे साइन नहीं होता। लेकिन देखिए, दो आदमी आपस में लड़े, एक हार जाए और हारने वाले को बुलाया जाए कि आओ तुम्हारे साथ संधि कर लेते हैं, और संधि के लिए बुलाया जाए, और वहां पे संधि जहां हो रही हो उसको आमने सामने नहीं बैठा के संधि का जो कंडीशन है, यानी कि जो ट्रीटी का कंडीशन है, वो कंडीशन जीतने वाला व्यक्ति बनाए, और उसको कहा जाए कि तुम इस पर साइन कर दो, नहीं तो तुमको भी मार देंगे। तो उस स्थिति में उसको तो साइन करना पड़ेगा। तो उसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया था। तो मतलब आप 100% वाइमर रिपब्लिक को दोषी नहीं मान सकते हैं कि वाइमर रिपब्लिक ही दोषी था वारसाई की ट्रीटी के लिए। जितना दोषी वाइमर रिपब्लिक था, उतना ही दोषी एलाइज कंट्री थे, उससे कहीं ज्यादा दोषी एलाइज कंट्री थे। और इसी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी का रिजल्ट जो है हम लोग आगे देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इफेक्ट ऑफ वार। इस वार का क्या प्रभाव पड़ा, कैसे ये जो वाइमर रिपब्लिक है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला। कहता है द वार हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट। पूरे मतलब यूरोप महादेश पे एक डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था। लोग साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से वो ढह चुके थे, गिर चुके थे, क्रिपल्ड हो चुके थे, दिवालिया उनका निकल चुका था। जो अपने आप को कहते थे ना यूरोप वाले, जब कॉलोनी स्टैब्लिश करते थे, कहते थे कि हम पूरे वर्ल्ड को सिविलाइज कर रहे हैं। तो अपने आप को सिविलाइज कहने वाला इतना बड़ा नरसंहार में पार्टिसिपेट कर दिया कि अपने सिविलाइजेशन को ही उसने ध्वस्त कर दिया। तो अगर कोई यूरोपियन कंट्री कहता है कि नहीं हम सिविलाइज्ड हैं, तो आप उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप कितने सिविलाइज्ड हैं। आजकल जो ढोल पीटने वाले लोग होते हैं कि अरे हम चाहते हैं कि सबको समान अधिकार मिले, और जो ये ढोल पीटते हैं कि हम सबको समान अधिकार मिले, जैसे ही वो उनको अधिकार मिलता है, वो सत्ता में आते हैं, तो वो सबके अधिकार को हड़पने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो इतिहास गवाह है कि कभी भी जो जितना चिल्लाता है अधिकार के लिए, आम आदमी के अधिकार के लिए, वो सबसे ज्यादा आम आदमी के अधिकार को वायलेट करता है। वो आप नाजिज्म में देखेंगे, जब हिटलर के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकेम अ डेबिटर। जो यूरोप पहले लोगों को लोन दिया करता था, वो आज लोन देने के जगह पे लोन लेने वाला हो गया। द सपोर्टर्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक वेयर क्रिटिसाइज। वाइमर रिपब्लिक को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया जाने लगा, किसके लिए?
फॉर द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के ऊपर जो नेशनल ह्यूमिलिएशन ट्रीटी थोपा गया था, इसके लिए जर्मनी भी फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो चुका था, कंपनसेशन मनी देने के लायक नहीं रह गया था। वाइमर रिपब्लिक, आखिर वाइमर रिपब्लिक के लोग थे कौन, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो वाइमर रिपब्लिक में शामिल थे? तो वाइमर रिपब्लिक में शामिल होने वाले लोग जो थे वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, और इन सब को टारगेट किया जाने लगा अब, क्योंकि किसके द्वारा? कंजर्वेटिव के द्वारा, नेशनलिस्ट के द्वारा, क्योंकि सबका मानना था कि यही जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी के इस हालात के लिए, और इनको मॉकिंगली नवंबर क्रिमिनल के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी नवंबर में हुई थी, तो नवंबर में जो ट्रीटी हुई थी उस समझौते में जो लोग शामिल थे वो, उनको देश जो है जर्मनी जो है वो क्रिमिनल के रूप में देखने लगा, और इनको प्रोनाउंसिएंस करने लगा नवंबर क्रिमिनल के नाम से। तो मेजर माइंडसेट जो था वो लोगों के अंदर आया कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है जल्दी से जल्दी होना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो डीप इम्प्रिंट पड़ा था पूरे यूरोप पे, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियन, सोल्जर्स को सिविलियन के ऊपर माना गया, उनको ज्यादा अधिकार दिया जाए। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन द एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। लोगों को एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होने के लिए कहा गया, इस चीज को बढ़ावा दिया जाने लगा। मीडिया जो है वो ट्रेंच लाइफ को, यानी कि सैनिकों के जीवन को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, जबकि स्थिति काफी उल्टी थी। सोल्जर्स काफी माइजरेबल कंडीशन में रह रहे थे ट्रेंचेज में, उनका जीवन को जितना बेहतर तरीके से दिखाया जा रहा था, महिमा मंडित किया जा रहा था, उस तरीके का उनका जीवन नहीं था। कभी कभी उनके ऊपर चूहे दौड़ने लगते थे जहां रहते थे, वो दलदली इलाकों में रहते थे, उनका दम घुट जाता था गैस लीक होने के कारण, क्योंकि दलदली इलाकों में हम लोग जानते हैं कि मीथेन गैस लीक होता है, मीथेन गैस वहां जनरेट होता है, मार्सी गैस। तो इस तरीके से एक जो सिस्टम नया जनरेट हुआ ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो एक डिक्टेटरशिप का जमाना है, एंड डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ऐसे भी जर्मनी का जो डेमोक्रेसी था वो काफी फ्रेगाइल था। फ्रेगाइल आइडिया इसलिए कह सकते हैं, नाजुक विचार इसलिए कह सकते हैं कि ये यहाँ जो वाइमर रिपब्लिक थे वो एक स्थिर स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं दे पाई। तो जर्मनी में डेमोक्रेसी को सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात करें तो वाइमर रिपब्लिक का जो जिस स्थिति में बर्थ हुआ था उसका फायदा उठाकर कई सारे रिवोल्यूशनरीज अपराइजिंग हुए, जिसमें से स्पार्टासिस्ट लीग के, जो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के पैटर्न पे काम कर रहा था। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेयर एस्टेब्लिश इन मेनी सिटीज, कई सारे ऐसे शहर थे जहाँ पे सोवियत यानी यूनियन का निर्माण हो रहा था। बर्लिन में डिमांड हो रहा था सोवियत स्टाइल के गवर्नमेंट को लागू करने का। डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स जो थे वो वाइमर को शेप देने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का प्रयास कर रहे थे। द वाइमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार वेटनर। वाइमर रिपब्लिक अपने विरुद्ध उठने वाले जितने भी आवाजें थी उन सारे आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहा था। उसके लिए उसने एक फ्री क्रॉप नाम का संस्था बनाया, जिसमें कई सारे वेटनर्स को, कई सारे लोगों को एक ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट जो यहाँ थे, जो वाइमर रिपब्लिक के इनेमीज के रूप में देखे जा रहे थे, उसने हिटलर के विरुद्ध भी कोई ऐसा कॉमन काउज नहीं खोजा जिसके कारण हिटलर काफी पॉपुलर हुआ। बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। रिवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट दोनों जो थे वो रेडिकल सॉल्यूशन के लिए तैयार थे, वो उसके और आगे बढ़ रहे थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923।
1923 में जो पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, उस 1923 में पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण भी हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1923 में आता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक ईयर ऑफ डिप्रेशन चलता है 1924 से 28 के बीच में। 1923 में जर्मनी इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो कंपनसेशन मनी उस पर लगाया गया था उसको देने से रिफ्यूज कर देता है। फ्रेंच जो एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था रूर टू क्लेम देयर कोल, उसके यानी कि जर्मनी का जो एरिया था रूर, जहां कोयला काफी होता था, फ्रेंच उसको ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी उसके लिए रिटेलिएट करता है विच पैसिव रेसिस्टेंस, प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। और ये पेपर करेंसी है जो काफी मात्रा में छाप देता है, जिसके कारण जर्मनी का जो पेपर करेंसी होता है मार्क, उसका जो प्राइस होता है वो काफी गिर जाता है। और इतने तेजी से गिरता है कि 24,000 मार्क पर यूएस डॉलर का जो रेट होता है वो घटते 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 एक यूएस डॉलर के बराबर हो जाता है कितना, 98 मिलियन 860,000 मार्क्स, यानी 9,08,86,000 मार्क के बराबर एक डॉलर हो जाता है। तो मार्क का जो प्राइस एकदम से कोलैप्स कर जाता है। और जो ये कोलैप्स करता है इतने बड़े संख्या में, यानी इतना बड़ा जो लेवल होता है इसका कोलैप्स करने का, इसके कारण इस घटना को हाइपर इन्फ्लेशन, ये महंगाई नहीं, अति महंगाई के नाम से इसको जाना जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन का नाम इसको दिया जाता है। और इस हाइपर इन्फ्लेशन से, इस क्राइसिस से निकलने के लिए, इसको निकालने के लिए अमेरिका जो है वो आगे आता है। और अमेरिका एक प्लान लेकर आता है, डॉज प्लान, जिसके तहत मान के चलिए कि जर्मनी को गोद ले लिया जाता है अमेरिकन इन्वेस्टर्स के द्वारा। लेकिन जल्द ही जर्मनी की, चूंकि इस समय स्थिति काफी खराब थी, और कह सकते हैं जर्मनी का किस्मत भी खराब, तो जल्द ही जर्मनी के किस्मत से अमेरिका का भी किस्मत जुड़ जाता है। और डॉज प्लान के लाने के बावजूद अमेरिका जर्मनी के हाइपर इन्फ्लेशन के चपेट में आ जाता है। और अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब वहां का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्रैश कर जाता है। और जैसे ही यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश करता है, तो पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। 24 अक्टूबर को एक सिंगल डे में 13 मिलियन शेयर जो है बेच दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। और ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले लेता है 1929 में। और आगे आने वाले 3 साल तक यूएसए जो है अपने नेशनल इनकम को बचाने में लगा हुआ रहता है, जो कि आधे से भी कम हो जाती है। फैक्ट्री बंद हो जाते हैं, एक्सपोर्ट खत्म हो जाता है, यानी कोई अब देश जो है सामान बेचता नहीं बल्कि अपने कंजम्पशन के लिए उसको यूज करता है। फार्मर्स का जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मार्केट में जो मनी का वैल्यू है वो काफ़ी गिर जाता है। तो ये इफेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक रिसेशन का काम करता है, आर्थिक मंदी का काम करता है। और ये आर्थिक मंदी आती है, और इसी आर्थिक मंदी में हिटलर अपना फायदा उठाता है, लोगों को वाइमर रिपब्लिक के विरुद्ध भड़काता है। So the German economy was the worst hit by the economic crisis by 1932. Industrial production was reduced by 40% of the 1929. Workers lost their job or were paid reduced wages. The number of unemployed persons were increasingly. Unemployed youth play card or simply sat at a street corner or desperately queued up at the local employment exchange. अपने गले में एक तख्ती लटका लेते थे, willing to do any work, किसी काम करने के लिए तैयार है। इस तरीके की स्थिति हो गई थी, कोई भी काम करने के लिए वो तैयार थे। लोग रोड पे, चौराहे पे, फुटपाथ पे सो रहे थे, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई थी। तो इस तरीके से डे बाई डे जर्मनी की हालत खराब हो रही थी। लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि इनको इस
स्थिति से कौन बाहर निकालेगा। और हिटलर जो था लोगों को एक नया स्वप्न दिखाने के लिए तैयार था और उसने एक आशा जगाई जर्मनी के लोगों में। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट डीप एनेक्सिटी एंड फियर इन द पीपल एंड द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीज एम्प्लॉयड एंड पेंशनर saw their saving dismiss when the currency lost its value। तो जिनके पास पैसा था, जिसके पास बहुत पैसा था, वो खाने के लायक रहे। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो खाने के लायक थे ही नहीं, उनको तो भूखे रहना पड़ा। प्रोलिटरनाइजेशन इसी को कहते हैं। जो करोड़पति थे वो हजारपति हो गए, यानी करोड़ों रुपया का जो जिनके पास करोड़ों मार्क था उसका वैल्यू 1000 मार्क के बराबर हो गया। अच्छा, क्लास को खत्म कर दीजिए, चलिए नहीं तो उसी पर ड्रामा शुरू। 12:30 में है ना, 12:30 का मतलब वहाँ पर बस 2 मिनट में हम खत्म कर, जल्दी खत्म कीजिए, इसको कोई वैल्यू नहीं। हाँ लगा है कहने की। चलिए ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे का जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे थे, अगले दिन मेन पॉइंट शुरू करेंगे, हिटलर्स राइज टू पावर। तो जहां तक अभी हम लोग पढ़े हैं उसी को देखेंगे। आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों जो है वाइमर रिपब्लिक इतना फ्रेगाइल था, अव्यवस्थित था, है ना। और ये अव्यवस्थित रहने का एक बड़ा कारण जो था, 3 कारण आपको गिना देते हैं। पहला तो था कि वाइमर रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं करते थे। इतने कम दिनों में 239 डेज में लगभग यहाँ पे 20 प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। एक आर्टिकल नंबर 48 था जिसमें प्रेसिडेंट को इनॉर्मस पावर दिया गया था, कभी भी वो इमरजेंसी लागू कर सकता था। तो ये कुछ कारण, ये कुछ रीजंस बने जिसके कारण जो है वो हिटलर के राइज का जो रास्ता है वो तैयार हो गया। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे अपना क्लास खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे राइज टू हिटलर। थैंक यू सर।